Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting our second lecture. This is an introductory lecture to Business Finance, Introduction to Business Finance, and I am your instructor Sayyida Roojdas. The topics we will cover in this lecture are Introduction to Finance, as finance is a very broad area. Then we are going to discuss the role of financial manager, and then we are going to discuss the areas of finance. Formally, starting with definition of finance, according to Oxford Dictionary, the word finance means management of money. Finance is an art and science of managing money. Finance जो है, आप पैसे को किस तरह उसकी यूटिलाइजेशन करनी है, उसको कैसे मैनेज करना है, पैसा किस तरह आपने उसको रेज करना है, फंड्स को रेज करना है और कैसे उसकी यूटिलाइजेशन करनी है एंड टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ। और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और उस ट्रांजैक्शन के आउटकम में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो आपका बिजनेस कहलाता है। ऐसी एक्टिविटीज जिसकी एज अ रिजल्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं या सर्विसेज क्रिएट करते हैं और उन सर्विसेज और प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं और उन सेल से आपको प्रॉफिट रेज होता है तो वो बिजनेस कहलाता है। सो बिजनेस फाइनेंस क्या होगा? बिजनेस फाइनेंस इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग कंपनीज मनी। क्योंकि फाइनेंस आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी उसका यूज है, आपके पर्सनल फाइनेंस है या आप जो मनी अपने आप के लिए, अपने सेल्फ के लिए आप यूज करते हैं तो वो फाइनेंस की है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी इंडिविजुअल सेल्फ के लिए आप जो यूज करते हैं वो भी फाइनेंस है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस कि एक जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसके अंदर फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, फंड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, मनी को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो वो उसकी डिस्कशन जो है वो बिजनेस फाइनेंस की कैटेगरी में आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, व्हाई वी शुड स्टडी फाइनेंस? हमें फाइनेंस क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं और बिजनेस एंटिटी के अंदर, एक बिजनेस फर्म के अंदर फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? सो एक जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंस। कोई भी एक फर्म जो है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, वहां पे मैनेजमेंट भी होगी, वहां पे अकाउंट डिपार्टमेंट भी होगा, वहां पे आईटी भी होगा, वहां पे एचआर भी होगा और वहां पे फाइनेंस भी होगा। सो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिल के एफर्ट्स करके, एक्टिविटीज करके तो प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करते हैं और इसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी ऑब्वियसली है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड है विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इंडिविजुअली परफॉर्म करता है और बिजनेस सक्सेसफुल होता है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एफर्ट्स होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस जो है वो प्रोपेल करता है और उसकी सक्सेस होती है। तो फाइनेंस को पढ़ना सिर्फ बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट या फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग फील्ड में होंगे, जो एचआर फील्ड में जाएंगे, उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड हैं आपस में फाइनेंस के साथ। और बिकॉज आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा वो मार्केटिंग की प्लान एंड स्ट्रेटेजीज बनाएगा, जो एचआर का होगा वो एचआर की स्ट्रेटेजीज बनाएगा, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑपरेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। लेकिन कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रेटेजी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक उसके लिए फंड्स ना हो अरेंज, जब तक ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस अरेंज ना हो आप कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते। इवन आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर आप प्लान करते हैं टू ट्रैवल डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो जब तक आपके पास उस ट्रैवल के लिए आपके पास फंड्स नहीं होंगे, अवेलेबल फाइनेंसेस नहीं होंगे, जितना उसको आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं, बाय रोड कर रहे हैं या बाय एयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसी हिसाब से फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है। तो जब वो फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे तो तब आपका प्लान एग्जीक्यूट करेगा।
लाइकवाइज जब एक बिजनेस फर्म के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्लान्स होते हैं और उनको एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए फाइनेंसेस अरेंज करने होते हैं। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए फाइनेंस को स्टडी करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक फर्म के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस है। ये नहीं है कि जस्ट फाइनेंस के स्टूडेंट्स या जस्ट फाइनेंस के स्पेशलिस्ट जो हैं वो इस कोर्स को पढ़ेंगे या इसकी बिजनेस फाइनेंस को पढ़ेंगे। सो बेसिकली एक तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि बिजनेस फाइनेंस हमें बहुत ही बेसिक टू फाइनेंस की जो एक बेस बना के देगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आपका पूरा फाइनेंस का एक ब्रॉड एरिया इस्टेब्लिश्ड है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे जो एनालिसिस टेक्निक्स हैं, वो सब हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पूरा एडवांस फाइनेंस जो है आगे जाके आप स्पेशलाइज जब करेंगे तो आपको डिफरेंट एडवांस फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, और फिर उसके अंदर जो टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो उसके लिए आपको आपकी बेस होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फाइनेंस जो है, और स्पेशली बिजनेस फाइनेंस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फ्रॉम योर इवन योर फ्रॉम पर्सनल लाइफ टू योर फॉर्मल और इनफॉर्मल एंड इवन योर बिजनेस लाइफ। फाइनेंस की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस। सेकेंडली, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। आगे जब हम फाइनेंस के डिफरेंट एरियाज की बात करेंगे और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो हर कैटेगरी के हिसाब से हम फिर फाइनेंशियल मैनेजर का रोल भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, कि एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है, और फाइनेंस को हमने सब डिवीजन इसकी किए और 4 बेसिक एरियाज ऑफ फाइनेंस है, जिसमें सबसे पहला जो है वो बिजनेस फाइनेंस है, फिर इन्वेस्टमेंट्स है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फिर इंटरनेशनल फाइनेंस। सो फाइनेंस को फर्दर कैटेगराइज कर दिया इनटू 4 बेसिक एरियाज, जिसमें जो हमारा कंसर्न है वो बिजनेस फाइनेंस है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट्स को भी साथ साथ अभी देखेंगे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, क्योंकि जो आपके बिजनेस फाइनेंस है, जो आपका फर्म है, वो लिंक्ड है with the investments, with the financial institutions, with the international finance। तो हम एक ओवरव्यू दे देंगे, जो बाकी 3 एरियाज हैं, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, को भी एक ओवरव्यू दे देंगे। बट इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे, इन डिटेल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिजनेस फाइनेंस। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ब्रॉडर फाइनेंस इज बिजनेस फाइनेंस, and business finance addresses 3 questions। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बिजनेस फाइनेंस से डील करता है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड द फर्म इंगेज इन। किस तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर फर्म को जाना चाहिए, मतलब कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जहां पे फर्म्स को अडॉप्ट उनको करना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए, और कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह का डिसीजन बिजनेस ने लेना है, तो उसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल बजटिंग। सो रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, या किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है। अब अगर आपका न्यूली आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं बिजनेस को, तो उसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपने कुछ ऑफिस परचेज करना है, कुछ मशीनरी परचेज करनी है, फिक्स नेचर की इन्वेस्टमेंट या कैपिटल नेचर की इन्वेस्टमेंट जो है, जिसमें आपने कोई मशीनरी परचेज करनी है या आपने लैंड बिल्डिंग कुछ परचेज करना है, तो वो आपकी कैपिटल नेचर की इन्वेस्टमेंट होती है और फिक्स नेचर की इन्वेस्टमेंट होती है, और वो आप करते हैं अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको स्टार्टअप कर लेने के लिए। तो जब हम फाइनेंसिंग की कैटेगरी के अंदर ये देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि आपने डेट की तरफ जाना है, बोरोइंग की तरफ जाना है, या आपने इक्विटी की तरफ जाना है, तो उसमें हमने फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की
डेट इक्विटी की रेशियोज देखनी होती हैं कि आप कितनी फाइनेंसिंग जो है वो अपनी इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे और कितनी फाइनेंसिंग आपने डेट के थ्रू करनी है। और एक ट्रेड ऑफ रखना होता है, आपने डेट और इक्विटी का एक बैलेंस रखना होता है जो कि आप सुटेबल हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए सुटेबल हो, उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उस उन फाइनेंसेस को अरेंज करना और फिर उसको मैनेज करना और फिर उसकी यूटिलाइजेशन जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, कैपिटल बजटिंग के अंदर आपने करनी है। थर्ड एंड लास्टली जो बिजनेस फाइनेंस डील करता है वो है हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डज अ कंपनी नीड टू पे इट्स बिल्स, लाइक लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए। इट मीन्स कि आपकी जो डेली रनिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, आपका जो बिजनेस जो कि बेस्ड करता है आपकी डेली ऑपरेशंस के ऊपर, उन उन एक्टिविटीज को कितना स्मूथली आप रन कर रहे हैं, उन ऑपरेशंस को आप कितना स्मूथली हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए कोई फाइनेंसेस का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यूजली इसमें दो इश्यूज आते हैं जब आप बात करते हैं अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज की, उसके लिए जो फाइनेंस का अरेंजमेंट होते हैं उसमें दो इश्यूज आते हैं। फर्स्ट वन तो इस तरह होता है कि अगर आपकी डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपके पास फंड्स कम पड़ गए हैं, तो आपका जो ऑपरेशन है बिजनेस का वो हाल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, आपके पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, कम है, स्केर्स फंड है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो फिर आपको अर्जेंट बेसिस पे फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है। अर्जेंट बेसिस पे आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेनी पड़ती है ताकि आपका जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली रन हो। उसके अंदर अगर आपको शॉर्टेज ऑफ फंड्स है तो आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे। और सेकंड इसमें इशू समटाइम्स ये होता है कि आपके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं हो रही होती, या ऑपरेशन स्लो होता है जिसकी वजह से फंड्स अवेलेबल पड़े हैं, सरप्लस में पड़े हैं फंड्स आपके पास, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। अगेन वो भी आपके लिए, बिजनेस के लिए बेहतर नहीं होता। उसका रीजन ये है कि एक्सेस फंड्स को हम फाइनेंस के अंदर फंड्स को सरप्लस फॉर्म के अंदर नहीं रखना चाहते, हम उसको यूटिलाइजेशन उसकी करना चाहते हैं। अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं तो उसको इन्वेस्ट करें ताकि उसके ऊपर आप कुछ रिटर्न अर्न करें, रादर देन कि वो स्टैग्नेंट फॉर्म या डोरमेंट फॉर्म के अंदर वो फंड्स पड़े रहे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ऑप्शन है तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी है कि आप शॉर्ट टर्म नेचर के ऊपर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स शॉर्ट टर्म नेचर के ऊपर उन फंड्स को, उस मनी को अपने इन्वेस्ट करें ताकि उसके ऊपर आप मीनवाइल जब तक वो सरप्लस में आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सेस में पड़ा है तो उसके ऊपर आपको कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है समटाइम, और इस तरह इन डिसीजंस को या इस कैटेगरी को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं, जहाँ पे आपके डे टू डे ऑपरेशन से जो आपके फाइनेंस का रिलेशनशिप होता है तो वहाँ पे इसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की कैटेगरी में इसको लेके आते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आपके पास एक्सपेंडिचर भी होते हैं और इसी कैटेगरी के अंदर आपके पास कैश इनफ्लोज भी आ रहे हैं जो कि आपके रूटीन वर्किंग से जनरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो सेल्स हैं, रेवेन्यूज हैं, आपके एक्सपेंडिचर हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, लेबर एक्सपेंडिचर हैं, ओवरहेड्स हैं। तो आपके एक्सपेंडिचर और आपके रेवेन्यूज या सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल वो इसी कैटेगरी के अंदर, वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके रूटीन नेचर के होते हैं। तो जब हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी रेवेन्यू से या हमारी कैश इनफ्लो से बढ़ जाते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें फंड्स को रेज करना पड़ता है थ्रू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के थ्रू हमें फंड रेज करने पड़ते हैं ताकि हमारी जो डेली ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती रहें और उसके अंदर कोई हाल्ट ना हो, कोई स्टॉपेज ना हो, और वो स्मूथली बिजनेस को कोई प्रॉब्लम ना होते हुए वो हमारे ऑपरेशन जो हैं वो रन करें। तो बिजनेस फाइनेंस डील करता है इन 3 सब कैटेगरीज के साथ, जिसको हम कैपिटल बजटिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, या आप इसको फाइनेंसिंग डिसीजंस भी कहते हैं कि आपको जो बोरोइंग ऑप्शंस हैं
वो आपने कहाँ से अरेंज करना है, फंड्स को कैसे रेज करना है, डेट से करना है, इक्विटी से करना है, एंड देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि जो आपकी डे टू डे रूटीन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हमारा जो बिजनेस फाइनेंस का फर्दर जो लेक्चर्स हैं वो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन दीज 3 कैटेगरीज। इन्हीं कैटेगरीज से रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग से, कैपिटल स्ट्रक्चर से और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दीज कैटेगरीज इन डेप्थ इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। तो बिजनेस फाइनेंस को अगर हम नटशेल उसका देखें तो ये 3 कैटेगरीज को मैंने इस पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है कि यहाँ पे जब फर्स्ट पे हम देखते हैं ये एक यहाँ पे ये $1 आपको ये बता रहा है कि आप यहाँ से फाइनेंसिंग कर रहे हैं और ये एरिया आपका बिजनेस का एरिया है जहाँ पे इसकी आप फाइनेंसिंग करके बिजनेस को पैसा आ रहा है और फाइनेंसिंग आप करेंगे एट लोएस्ट कॉस्ट। ऑब्वियसली किसी से आप बोरोइंग करेंगे तो एट सम कॉस्ट करेंगे, तो लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कम से कम कॉस्ट के ऊपर आप बोरोइंग करें और वो बोरोइंग जो है आप करके फाइनेंसिंग करके अपने बिजनेस के अंदर उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे बिजनेस के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, उससे उसकी प्रोसेसिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है आपने फाइनेंसेस के थ्रू अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया और आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप जनरेट कर रहे हैं वो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं। अब वो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज उसके अंदर आपके वर्किंग कैपिटल नेचर की सारी एक्टिविटीज हैं, डे टू डे रूटीन वर्क आपका हो रहा है, वहां पे आपको फाइनेंसेस की शॉर्टेज भी आएगी, फाइनेंसेस का सरप्लस भी आएगा, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है वो आपने इस बिजनेस कैटेगरी के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अब जो ये डॉलर की आपने बोरोइंग की तो ये डिपिक्ट कर रहा है आपका फाइनेंसिंग डिपिक्ट कर रहा है और यह डिपिक्ट कर रहा है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिपेक्ट कर रहा है। इधर ये सैक ऑफ डॉलर्स जो है ये इक्विटी से आया है या डेट से आया है। और फिर जब आपने बिजनेस का आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल आउट किया तो उसके अगेंस्ट आपको जो प्रॉफिट जनरेट हुआ तो उस प्रॉफिट जो है उसको आपने कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, उस प्रॉफिट को आपने री इन्वेस्ट किया तो ये यहाँ पे आपको 3 सैक ऑफ डॉलर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। मीन्स कि आपने 1 सैक को यूज करते हुए बिजनेस के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होके तो आपको प्रॉफिट में 3 सैक्स मिले हैं, तो इट मीन्स कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के अंदर। तो इस तरह जब आप एक साइड से आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं और फिर उसकी यूटिलाइजेशन इन फाइनेंसेस को आपने बिजनेस के अंदर यूटिलाइज किया और फिर आउटकम जो है वो प्रॉफिट की फॉर्म में था, उसको आपने फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट उसकी करनी है, री इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है या आपकी वो प्रॉफिट है आपका बिजनेस की अर्निंग है तो उसको आपने री इन्वेस्ट करेंगे या उस जो तो आप ये आपने फिर आप डिसीजन लेने हैं कि आपने इन 3 सैक्स को अपने बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ चीज परचेज करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, लॉन्ग टर्म नेचर की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल डिसीजंस कि जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपने किसी फर्दर किसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको करना है या अपने शेयर होल्डर्स के अंदर इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट ऑल डिपेंड्स कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज क्या है और उसके अकॉर्डिंगली उसने डिसीजंस लेने हैं। तो ये बिजनेस फाइनेंस का एक नटशेल है जहां पे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है और कैपिटल बजटिंग भी और आपको वर्किंग कैपिटल भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम फाइनेंस की जो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर सेकंड कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट, उसको डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है और इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो फॉल करते हैं। Investment basically deals with or it relates to the how investor choose area of investment and what are the different types of the investment decisions they that he or she made. For example, उसने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसने कोई फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज लेनी है तो उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टर अब ये जब इन्वेस्टमेंट पे आएगा उसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा तो उसने ये देखना होगा कि अगर वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है
कोई बॉन्ड परचेज करता है तो उस बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो उसका प्रॉफिट होगा, वो उसका रिटर्न होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है, किसी स्टॉक को शेयर्स भी कहते हैं, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उस शेयर के ऊपर उसको डिविडेंड मिलेगा, वो उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा। सो बॉन्ड्स हो या शेयर हो या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स हो, वो अपने इंटरेस्ट या डिविडेंड के अलावा एक और चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो है उनकी मार्केट प्राइस। बॉन्ड्स मार्केट के अंदर उनकी क्या एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है, फेयर मार्केट प्राइस क्या है, और स्टॉक्स की फेयर मार्केट प्राइस क्या है। तो अगर आपकी मार्केट प्राइस जो है वो मैच कर रही है आपकी, आप जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं उसको परचेज करने में, तो अगर तो वो उसके साथ मैच कर रही है तो फिर तो आपको उसके अंदर कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपने अगर मार्केट के अंदर एक जो भी स्टॉक है उसकी प्राइस जो है वो डिप्लेट है, मीन्स कि वो कम है और टेम्परेरी कम है, और आप जो है वो उसको उस स्टॉक को परचेज कर लेते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो टेम्परेरी कम हुई और आपने कम प्राइस के ऊपर स्टॉक को परचेज कर लिया। लेकिन अगर वो कल को उसकी वो फेयर प्राइस पे वापस चला जाएगा तो आप उसको जब सेल करने लगेंगे तो वो आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो इन्फ्लेटेड प्राइस है, मीन्स कि वो टेम्परेरी इन्फ्लेशन की वजह से या मार्केट सर्कमस्टेंसेस या पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से मार्केट में स्टॉक की प्राइस बढ़ गई है और आपने वो हायर प्राइस के ऊपर उसको परचेज कर लिया है, लेकिन कल को वो बबल जो बस्ट होगा उस स्टॉक का और वो स्टॉक नीचे आएगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी और फिर आप उसको सेल करेंगे तो आपको लॉस में आप जाएंगे। तो इस तरह के जब इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्टर करता है फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर तो उसको ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये फेस करनी पड़ती हैं, स्टॉक्स के अंदर भी और बॉन्ड्स के अंदर भी, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। अगर आपने कोई स्टॉक परचेज किया और उसकी प्राइस कल को राइज हो गई है तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ परचेजिंग दैट स्टॉक, और अगर उसकी लो चली जाती है तो ऑब्वियसली फिर लॉस बियर करना पड़ता है। तो इसी तरह तो जब इन्वेस्टर को गेन होता है उस स्टॉक के ऊपर तो हम उसको कैपिटल गेन का उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, और अगर आपको किसी फाइनेंशियल एसेट या स्टॉक बॉन्ड के ऊपर आपको लॉस होता है तो हम उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। सो इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले और उससे पहले वो इन बॉन्ड्स को और स्टॉक्स को वैल्यूएट कर ले, उसकी वैल्यूएशन कर ले, उसको फेयर मार्केट प्राइस उसकी डिटरमिन कर ले कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है उस सिक्योरिटी की, उस फाइनेंशियल एसेट की। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, वो है एसोसिएटेड रिस्क एंड रिवार्ड। जहाँ पे हमने कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की बात की, और वहाँ पे जिस सिक्योरिटी के अंदर आपको जितना हाई रिटर्न होगा उसको उतना ही हायर रिस्क होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो जितना, या अगर आप रिस्क टेकर हैं और आप ज्यादा रिटर्न की वजह से आपको के उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा और आप रिस्क भी उसको बियर करने के लिए रेडी हैं, तो फिर आपका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप क्योंकि रिस्क टेकर हैं तो आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े रिस्क अवर्स हैं और आप थोड़ा मॉडरेट रिस्क बियर कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो फिर आप ये देखते हैं, फिर आप लोअर रिटर्न की तरफ उस कैटेगरी के अंदर जाते हैं कि बेशक रिटर्न इतना ना हो, लोअर हो, लेकिन रिस्क भी तो उसके पैरेलल रिस्क भी उतना ही कम होगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर पे कि इन्वेस्टर की नेचर पे कि वो रिस्क टेकर है या रिस्क अवर्स है, क्योंकि हर फाइनेंशियल एसेट्स के साथ रिस्क और रिटर्न एसोसिएटेड है। इस तरह एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है, रिस्क और रिटर्न डिटरमिन करता है, स्टॉक और बॉन्ड्स या फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन करता है, ताकि वो बेस्ट रिटर्न जो है ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ले सके। इसी तरह जब एक बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर होता है तो उसका भी यही काम है कि उसने बिजनेस का जो सरप्लस फंड है या सरप्लस अमाउंट बिजनेस के पास स्पेयर अमाउंट है, या उसको आप सरप्लस में कहें या एक्सेस अमाउंट है या एक्सेस फंड्स पड़े हैं,
तो उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उनकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में आप नहीं जाना चाहते तो शॉर्ट टर्म नेचर के अंदर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, और उसके लिए ये मार्केट्स के अंदर बॉन्ड्स और स्टॉक में, क्योंकि एज अ फर्म आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो बिजनेस के जो फंड्स हैं, जो सरप्लस फंड्स हैं, उसको किसी और फर्म के स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे उस फाइनेंशियल मैनेजर का रोल ये है कि उसने ये डिटरमिन करना है कि उसने इन सरप्लस बिजनेस के जो सरप्लस फंड्स हैं इनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे उसको हाई रिटर्न मिलेगा, या उसको बेस्ट मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको कैसे करनी चाहिए, उसको स्टॉक के अंदर करनी चाहिए, तो उसका रिस्क और रिटर्न जो है वो डिटरमिन करना पड़ेगा। अगर उसने बॉन्ड के अंदर कर रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहा है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, तो उसको बॉन्ड्स का रिस्क और रिटर्न डिटरमिन करना पड़ेगा, प्लस उसका कैपिटल गेन कैपिटल लॉस डिटरमिन करना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट मिक्स ये होगा कि अगर आप स्टॉक्स को भी रखें, आप बॉन्ड्स को भी रखें, आप म्यूचुअल फंड्स को भी रखें, आप पेंशन फंड्स को भी रखें, तो इस तरह डिफरेंट जो आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उनको लेके एक बेस्ट मिक्स बनाएं, और इस मिक्स के अंदर आपने उस मिक्स का जो ओवरऑल रिस्क और रिटर्न है उसकी ये उसका रूल ऑफ थंब ये है कि आपको हायर रिटर्न और मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क होना चाहिए उस पोर्टफोलियो का। तो इसको हम बेस्ट मिक्स भी कहते हैं और इसको हम पोर्टफोलियो सिलेक्शन भी कहते हैं। सो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर एक बिजनेस फर्म के लिए उसका ये रोल है कि उसने ये डिटरमिन करना है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट मिक्स है जहां पे फर्म की सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको हम पोर्टफोलियो सिलेक्शन भी कहते हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। वी हैव अ मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न। सो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ पे जस्ट पोर्टफोलियो सिलेक्शन या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तक नहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट के अंदर प्राइसेस का अप्स एंड डाउन चल रहा है। आपने जो आज की डेट में अगर कोई बेस्ट पोर्टफोलियो मिक्स बनाया है जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क है, तो ये हो सकता है कि कल उसके अंदर कुछ सिक्योरिटीज की प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ जाएं जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाए और रिटर्न कम हो जाए। तो ओवर द टाइम आपने अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रखना है। उस पोर्टफोलियो की मेंटेनेंस जो है वो भी रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर के उस कैटेगरी में आता है कि उसका ये रोल भी है कि आपने उसको अपने पोर्टफोलियो मिक्स को ओवर द टाइम उसको बेस्ट मिक्स ही रखना है जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क है। तो ओवर द टाइम अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस करनी पड़े, सिक्योरिटीज को बाय या सेल करना पड़े, तो आपने साथ साथ उसको देखते रहना है, उसको मैनेज करते रहना है। मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो के अंदर जो चेंजेस होंगी उसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू कीप द रिटर्न मैक्सिमम एंड रिस्क मिनिमम, उसको आप ओवर द टाइम मेंटेन रखते रहें जब तक आपकी वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो वो चल रही है, तो उसको आपने मेंटेन रखना है। लास्टली इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कैरियर डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, सो उसकी भी थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन देती जाऊं कि जिसमें आप स्टॉक ब्रोकर की एक अपॉर्चुनिटी है एज अ कैरियर, देन पोर्टफोलियो मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइजर और सिक्योरिटी एनालिस्ट की। स्टॉक ब्रोकर जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करते हैं या इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यानी कि जॉब ये होती है कि इन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस करना है हर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का और उसको कंपेयर करना है उसकी मार्केट प्राइस के साथ, ये देखने के लिए कि कोई टेम्परेरी उसकी प्राइस के अंदर हाइक जो आ जाती है या इन्फ्लेशन आ जाती है तो वो तो नहीं है, या प्राइस जो है टेम्परेरी इन्फ्लेटेड या डिफ्लेटेड तो नहीं है। सो इन्होंने कैलकुलेट करना होता है उस सिक्योरिटी की फेयर मार्केट प्राइस, कि उस सिक्योरिटी की जितनी वर्थ है क्या वही प्राइस मार्केट के अंदर
उसी प्राइस में अवेलेबल है या उससे कम है या उससे ओवर प्राइस्ड। लाइकवाइज जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की जो जॉब होती है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं वो कंपनीज को असिस्ट करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, और स्पेशली इन्वेस्टमेंट मैटर्स के अंदर, जहाँ पे वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, जो बॉन्ड्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, जहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है, उनके लिए उनकी कंपनी ऑन कंपनीज बिहाफ उसकी वैल्यूएशन करेंगे, उन सिक्योरिटीज की, उन फाइनेंशियल एसेट्स की, उनकी वैल्यूएशन करेंगे, उनकी मार्केट प्राइस को जज करेंगे कि फेयर मार्केट प्राइस क्या है, और फिर कंपनी को सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे कि उनको कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यहाँ पे या नहीं करनी चाहिए। अगेन फिर जो थर्ड कैटेगरी में पोर्टफोलियो मैनेजर, के पोर्टफोलियो मैनेजर एनालाइज करता है रिस्क और रिटर्न हर इंडिविजुअल फाइनेंशियल एसेट को या सिक्योरिटी को। जैसे हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, इसी तरह पोर्टफोलियो मैनेजर का काम भी यही है कि वो रिस्क और रिटर्न को डिटरमिन करेगा, वो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस को डिटरमिन करेगा, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखेगा, ये चेक करेगा कि कितना हायर, और ये कोशिश करेगा कि जो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके अंदर हायर रिटर्न और लोअर रिस्क की बेस्ट मिक्स हो, या जो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं बॉन्ड्स के अंदर हो, स्टॉक्स के अंदर हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो, इंश्योरेंस उसके अंदर हो, पेंशन फंड्स के अंदर हो, सो उन सब का जो अल्टीमेट या ओवरऑल जो उसका रिस्क एंड रिटर्न है, उसके अंदर आपका रिटर्न मैक्सिमम हो और आपका रिस्क जो है वो मिनिमम हो। Finally, a security analyst is a person who analyzes the prospects of the securities, characteristics of the securities, keeping in mind they try to find whether it's a worthwhile to make an investment, or you should not invest in that particular security. For the broader area of finance, की जो third category है financial institutions. Financial institutions are the business dealing इन फाइनेंशियल मैटर्स। ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर डील करते हैं उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, लीजिंग कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स, मुदारबा, इस तरह बहुत सारी डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर डील करते हैं विद द बिजनेस। बीइंग अ कंपनीज फाइनेंशियल मैनेजर, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरेक्ट करना है। अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इनके साथ कांटेक्ट करेगा। अगर कंपनी को लीजिंग कुछ करनी है, कोई एसेट लीज करना है, तो इन फाइनेंशियल लीजिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्ट करेगा, और फिर जो भी इनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स होंगी अकॉर्डिंगली। सो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही इसको इन इंस्टीट्यूशंस के साथ बिजनेस के फाइनेंशियल मैटर्स को एनालाइज कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, और बिजनेस को सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पेंशन फंड जैसे मैंने बात की, या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे बिजनेस को इन्वेस्ट करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो कि जब कंपनी को बोरोइंग करनी होती है, जो कि लोन्स लेने होते हैं, लेंडिंग करनी होती है, और कंपनी के एंड से बोरोइंग होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एंड से लेंडिंग होती है, तो वो एक्सपर्ट ये डिटरमिन करते हैं कि या उसके कंपनी को लोन देते हुए उसका रिस्क और रिटर्न जो है वो डिटरमिन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि इनको लोन जो है वो देना है या नहीं देना। सो इस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एंड पे भी और कंपनी के एंड पे भी कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं कोई भी फाइनेंशियल मैटर के ऊपर जब आपने डील करना हो। फाइनल कैटेगरी हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंस की। इंटरनेशनल फाइनेंस कवर्स इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Whatever decisions we made for domestic firms, same decisions are to be made for the multinational firms.
जहाँ पे सेम कैपिटल बजटिंग डिसीजन होंगे, सेम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, फंड रेजिंग डिसीजन। बट यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस या जब मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ डीलिंग आती है, तो वहाँ पे क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप बड़ा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, वहाँ पे चैलेंजेस भी ज्यादा हैं, रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। बट यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है एक्सचेंज रेट का, क्योंकि जब आप अपने बॉर्डर से बाहर जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जब आपका बिजनेस जो है वो एक्सटेंड करता है ओवर द बॉर्डर्स, तो आपको फिर फाइनेंशियल जो एक्सचेंज रेट है वो कम अक्रॉस आता है जब आपकी डीलिंग्स होती हैं, फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है। क्योंकि जब आप बॉर्डर के अंदर होते हैं तो आपकी एक ही करेंसी के अंदर आप डील कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक करेंसी के अंदर। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको फिर एक्सचेंज रेट को देखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी करेंसी जो है वो कन्वर्ट होती है दूसरी करेंसीज के अंदर। तो आप मोर देन वन करेंसीज के अंदर फिर आपकी डीलिंग हो जाती है। तो क्योंकि फाइनेंस, मनी, exchange rate, currency, they are all like relatives हैं, एक दूसरे के साथ इनका बहुत ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन है। सो और सेकेंडली आपकी एक्सचेंज रेट के अलावा फिर आपका जो इंटरनेशनल जो कंपनी है उस कंट्री के साथ आपकी किस तरह की एफिलिएशन है, उस कंट्री के जो रूल्स एंड लॉज हैं उसको आपने कैसे अबाइड बाय करना है, और उस कंट्री की जो मार्केट्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन है, उसको आपने कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये इंटरनेशनल फाइनेंस की अम्ब्रेला के अंदर आप इसको लेके आ सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके बिजनेस करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा, उस करेंसी के कन्वर्ट करके होगा। आपके इनफ्लोज, आउटफ्लोज, सारी डीलिंग्स आपकी जो हैं, जो आपके इंटरनेशनल एम्प्लॉयज हैं, आपने उनको वहाँ पे सैलरीज देनी है, जो आपका लेबर है उनको वेजेस देनी है। सो जितनी भी आपकी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो सारी आपकी जो मोर देन टू करेंसीज के अंदर होंगी। अगर आपका अपने डोमेस्टिक के साथ लिंक भी है और इंटरनेशनल के साथ भी है, और आपकी एक मल्टीनेशनल फर्म है, तो उस तरह फिर आप मल्टी करेंसीज के अंदर भी साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये कवर होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एक फाइनेंस का एक ओवरव्यू दिया कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल मैनेजर के क्या रोल्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और स्पेसिफिकली बिजनेस फाइनेंस की कैटेगरीज के अंदर। और फिर हमने बात की फाइनेंस के ब्रॉडर एरियाज के ऊपर कि 4 ब्रॉडर एरियाज हैं। बिजनेस फाइनेंस है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंस है। और फिर हमने बिजनेस फाइनेंस की फर्दर जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, उसके ऊपर बात की, डिस्कशन की। फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम स्पेसिफिकली फिर बिजनेस फाइनेंस को ही स्टडी करेंगे। कैपिटल बजटिंग हो, कैपिटल स्ट्रक्चर हो, या वर्किंग कैपिटल की कैटेगरीज, फर्दर उनकी डिवीजन्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। इस लेक्चर से रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।